उस संकरे पुल को पार करके जैसे ही चारों ने अगले क्षेत्र में कदम रखा, उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि यहाँ का माहौल पहले की किसी भी जगह से अलग है, क्योंकि इस बार न कोई स्पष्ट संरचना दिखाई दे रही थी, न कोई चलती हुई सतह और न ही कोई सीधा खतरा, बल्कि उनके सामने एक विशाल खुला विस्तार था, जिसकी जमीन काली और चमकदार थी, जैसे वह किसी दर्पण की तरह उनकी मौजूदगी को प्रतिबिंबित कर रही हो। लेकिन वह प्रतिबिंब सीधा नहीं था, क्योंकि उसमें उनके चेहरे नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े अलग अलग दृश्य दिख रहे थे। और यही इस स्तर की पहली असामान्यता थी, क्योंकि अब ये जगह सीधे उनके अतीत को सामने लाने लगी थी। आरव ने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने पीछे का एक दृश्य दिखाई दिया, जिसमें वह अकेला खड़ा था, लेकिन वह वर्तमान का नहीं बल्कि एक पुराना पल था, जहां वह किसी निर्णय के सामने खड़ा था। और यह देखकर उसका ध्यान तुरंत बिखरने लगा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल एक स्मृति है या यह उससे कुछ और करवाना चाहती है। सिया ने भी नीचे झांककर देखा और उसे अपने जीवन का एक ऐसा क्षण दिखाई दिया, जिसे वह हमेशा पीछे छोड़ देना चाहती थी, लेकिन यहाँ वह उसी स्पष्टता के साथ सामने आ गया था, जैसे वह अभी घट रहा हो। और उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गईं, क्योंकि यह केवल देखना नहीं था, बल्कि महसूस करना भी था। मेघा ने इस स्थिति को तुरंत समझते हुए कहा कि यह जगह केवल भ्रम नहीं दिखा रही, बल्कि उन्हें उन पलों में वापस खींच रही है जहां उन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने की आपत्तिजनक प्रतीत हो, तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी के सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सबसे कठिन निर्णय लिए थे, और इसका मतलब है कि अगर वे उन स्मृतियों में उलझ गए, तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि आदित्य ने अपनी नजरें नीचे से हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का संतुलन हल्का सा बिगड़ गया है। जैसे इस जगह में देखना भी एक आवश्यक हिस्सा है और नजर हटाना भी एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। अचानक उस काली सतह पर हल्की हल्की दरारें बनने लगीं, लेकिन ये दरारें बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर जा रही थीं, जैसे जमीन खुद उन स्मृतियों को खींच रही हो। और यही इस स्तर की पहली सक्रिय प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अब ये जगह केवल दिखा नहीं रही थी, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार बदल रही थी। सिया ने तुरंत अपनी नजरें स्थिर करने की कोशिश की और उसने महसूस किया कि अगर वह उस स्मृति को केवल देखे और उसमें खोए नहीं, तो उसका संतुलन बना रहता है। जबकि आरव ने उस दृश्य को समझने की बजाय उसे स्वीकार करने का फैसला किया, ताकि वह उसमें उलझे नहीं। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें उनके अतीत से भागने नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि जितना वे उससे बचेंगे उतना ही यह उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी नजरें सीधे नीचे रखते हुए बिना प्रतिक्रिया दिए आगे कदम बढ़ाया। धीरे धीरे चारों ने उस काली सतह पर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ उनके नीचे की छवियां बदलती जा रही थीं, और अब वे केवल एक स्मृति नहीं बल्कि कई अलग अलग क्षणों को एक साथ देख रहे थे, जैसे उनका पूरा अतीत एक ही समय में उनके सामने आ रहा हो। और यही इस स्तर की दूसरी जटिलता थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक भाव नहीं बल्कि कई भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना था। अचानक उस सतह के बीच से एक हल्की सी आकृति उभरने लगी, और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह स्पष्ट हो गई। लेकिन ये कोई नई आकृति नहीं थी, बल्कि चारों के सामने चार अलग अलग रूप खड़े थे, जो उनके अपने ही प्रतिबिंब थे। लेकिन ये प्रतिबिंब उनके वर्तमान जैसे नहीं थे, बल्कि उनके उन रूपों जैसे थे जो उन्होंने अतीत में किसी खास निर्णय के समय महसूस किए थे। और यही इस स्तर की सबसे खतरनाक परत थी, क्योंकि अब उन्हें केवल स्मृतियों से नहीं बल्कि अपने ही उन रूपों से सामना करना था जिन्हें वे पीछे छोड़ चुके थे। सिया के सामने उसका एक ऐसा रूप खड़ा था जो पूरी तरह असमंजस में था, जैसे वह किसी निर्णय से पहले खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। जबकि आरव के सामने उसका एक ऐसा रूप था जो गुस्से और जल्दबाजी से भरा हुआ था, जैसे वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने को तैयार हो। और मेघा के सामने उसका वह रूप था जो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता था लेकिन भीतर से अस्थिर था। जबकि आदित्य के सामने उसका वह रूप था जो केवल ताकत पर भरोसा करता था और परिणाम की परवाह नहीं करता था।
चारों ने एक साथ यह महसूस किया कि यह केवल प्रतिबिंब नहीं बल्कि चुनौती है, क्योंकि अगर वे इन रूपों के साथ संघर्ष करेंगे तो वे खुद ही अपने खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और अगर वे इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो ये उन्हें पीछे खींच सकते हैं, और यही इस स्तर की सबसे जटिल स्थिति थी। सिया ने उस असमंजस वाले रूप के सामने अपने ध्यान को स्थिर रखते हुए यह महसूस करने की कोशिश की कि उसने उस समय क्या सीखा था, जबकि आरव ने अपने उस गुस्से वाले रूप को देखकर अपनी प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश की ताकि वह फिर से उसी गलती में न फंसे। मेघा ने अपने उस नियंत्रण वाले रूप को देखते हुए ये समझने की कोशिश की कि कब नियंत्रण जरूरी है और कब उसे छोड़ना चाहिए, जबकि आदित्य ने अपने उस आक्रामक रूप के सामने अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हुए बिना जल्दबाजी के खड़े रहने का फैसला किया। धीरे धीरे चारों ने अपने अपने सामने खड़े उन रूपों को स्वीकार करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वे रूप हल्के हल्के टूटने लगे, जैसे उन्होंने अपना प्रभाव खो दिया हो, और अगले ही पल वे सभी फिर से उस काली सतह पर खड़े थे। लेकिन इस बार वह सतह पूरी तरह स्थिर थी और उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। अचानक उस खाली सतह के बीच एक चमकदार रेखा उभरी जो धीरे धीरे एक रास्ते का रूप लेने लगी, और यह साफ था कि यह रास्ता आगे की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे ये केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक नया स्तर हो, और चारों उस रास्ते के सामने खड़े थे जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी, और अब जो सामने था वो उनके भीतर और बाहर दोनों को एक साथ चुनौती देने वाला था, जहां हर अगला कदम उन्हें उस गहराई में ले जाने वाला था जहां अब तक की सारी परतें एक साथ खुलने वाली थीं। वह चमकदार रेखा जैसे ही पूरी तरह रास्ते का आकार लेकर स्थिर हुई, चारों ने बिना शब्दों के एक दूसरे की ओर देखा और फिर लगभग एक साथ उस पर कदम रखा। लेकिन जैसे ही उनके पैरों ने उस सतह को छुआ, उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यह जमीन सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें ठोसपन होने के बावजूद एक हल्की सी धड़कन थी, जैसे ये रास्ता केवल निर्जीव संरचना नहीं बल्कि किसी जीवित प्रवाह का हिस्सा हो, और हर कदम के साथ वह धड़कन उनके भीतर तक गूंजने लगी, जैसे ये केवल रास्ता नहीं बल्कि उनकी गति और उनके निर्णयों को पढ़ने वाला माध्यम हो। आरव ने पहले ही कदम पर यह महसूस किया कि उसकी चाल का असर केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह थोड़ा तेज चला, उस धड़कन की गति भी बदल गई, जैसे रास्ता उसकी ऊर्जा को पहचानकर प्रतिक्रिया दे रहा हो, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना होगा। सिया ने अपने कदमों को धीमा करते हुए उस धड़कन के साथ खुद को सिंक करने की कोशिश की, और उसे महसूस हुआ कि जब उसकी सांस और उसकी चाल एक ही लय में आती है, तो वह रास्ता उसके लिए ज्यादा स्थिर हो जाता है, जैसे वह उसे स्वीकार कर रहा हो। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह रास्ता केवल आगे बढ़ने का साधन नहीं बल्कि एक फिल्टर है, क्योंकि यह उनकी हर चाल, हर भाव और हर असंतुलन को पहचानकर प्रतिक्रिया दे रहा है, और इसका मतलब है कि अगर वे अपने भीतर संतुलन बनाए रखेंगे तो रास्ता उनके लिए सहज रहेगा, लेकिन अगर वे अस्थिर हुए तो यह उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी गति को नियंत्रित रखते हुए उस लय को पकड़ने का प्रयास किया ताकि वह रास्ते के साथ तालमेल बना सके। धीरे धीरे चारों उस धड़कते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें महसूस हुआ कि यह रास्ता सीधा नहीं है, क्योंकि अचानक इसकी सतह हल्की सी मुड़ने लगी, जैसे वह एक दिशा में नहीं बल्कि कई परतों में फैला हुआ हो। और यही इस स्तर की पहली जटिलता थी, क्योंकि अब उन्हें केवल आगे नहीं बल्कि ऊपर, नीचे और तिरछे भी चलना पड़ रहा था, जैसे ये रास्ता 3 आयामों में फैल गया हो। सिया ने उस बदलती हुई दिशा को महसूस करते हुए अपने शरीर को हल्का सा झुकाया ताकि वह उस मोड़ के साथ संतुलन बना सके, जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि क्या ये रास्ता किसी निश्चित पैटर्न में मुड़ रहा है या ये पूरी तरह अनियमित है, और उससे महसूस हुआ कि इसमें एक छिपी हुई लय है, लेकिन वह सीधी नहीं है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह रास्ता केवल दिशा नहीं बदल रहा बल्कि उनके परसेप्शन को भी चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब उन्हें यह तय करना होगा कि कौन सी दिशा वास्तव में आगे है। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे उस दिशा को चुना जहां उसे सबसे ज्यादा स्थिरता महसूस हो रही थी। अचानक उस रास्ते की धड़कन तेज हो गई और उसी क्षण उनके आसपास की जगह बदलने लगी, क्योंकि अब उनके चारों तरफ दीवारें उभरने लगीं, जो पूरी तरह ठोस नहीं थी बल्कि धुंधली थीं, जैसे वे किसी भी समय बदल सकती हो। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब वे एक खुले रास्ते पर नहीं बल्कि एक बदलते हुए गलियारे में थे।
सिया ने उन दीवारों को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वे स्थिर नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही हैं, जैसे वे रास्ते को संकरा और चौड़ा कर रही हों। जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि क्या ये गलियारा उन्हें किसी निश्चित दिशा में ले जा रहा है या यह उन्हें भ्रमित कर रहा है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह गलियारा केवल रास्ता नहीं बल्कि एक डिसीजन स्पेस है, क्योंकि हर बदलाव के साथ उन्हें अपनी दिशा फिर से तय करनी होगी। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को थोड़ा तेज किया ताकि वह उस बदलते हुए ढांचे के साथ पीछे न रह जाए। धीरे धीरे गलियारा और जटिल होता गया और अब उसमें कई मोड़ आने लगे, जहां हर मोड़ के बाद एक नया रास्ता खुलता था और हर रास्ता अलग दिशा में जाता था। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें हर मोड़ पर सही निर्णय लेना था। सिया ने अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए हर मोड़ से पहले कुछ सेकंड रुककर उस दिशा को महसूस करने की कोशिश की, जबकि आरव ने उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि कुछ रास्तों में धड़कन ज्यादा तेज है और कुछ में धीमी, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सही रास्ता वही है जहां संतुलन है। मेघा ने इस विचार को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल गति का नहीं बल्कि स्थिरता का खेल है, क्योंकि जो रास्ते बहुत तेज हैं या बहुत धीमे वे असंतुलित हो सकते हैं। जबकि आदित्य ने उसी संतुलन वाले रास्ते को चुनते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक मोड़ पर पहुंचते ही गलियारा पूरी तरह बंद हो गया और उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ठोस दीवार। और यही इस स्तर की सबसे अप्रत्याशित स्थिति थी, क्योंकि अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। सिया ने उस दीवार को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि इसमें हल्की हल्की तरंगें हैं, जैसे ये केवल दिखाई देने वाली बाधा हो। जबकि आरव ने उस पर हाथ रखकर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये वास्तव में रुकावट है या ये किसी और रूप में खुल सकती है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि ये दीवार शायद रास्ता नहीं रोक रही बल्कि उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि वे आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक वे केवल दिए गए रास्तों पर चल रहे थे, जबकि यहाँ उन्हें खुद रास्ता बनाना होगा। जबकि आदित्य ने बिना देर किए उस दीवार की ओर कदम बढ़ाया और उसमें प्रवेश करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह दीवार अचानक लहर की तरह टूट गई और उसके पीछे एक नया क्षेत्र खुल गया, जो पहले से पूरी तरह अलग था, क्योंकि अब वहाँ कोई गलियारा नहीं था, बल्कि एक खुला लेकिन भारी ऊर्जा से भरा हुआ स्थान था, जहाँ हवा तक स्थिर नहीं थी और चारों उस नए क्षेत्र के सामने खड़े थे, जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था वो उस पूरी यात्रा का सबसे जटिल और गहरा चरण बनने वाला था, जहां हर अगला कदम उन्हें उस सत्य के करीब ले जाने वाला था जो अब तक केवल संकेतों में सामने आ रहा था, लेकिन अब पूरी तरह स्पष्ट होने वाला था। दीवार के उस पार खुला हुआ वह क्षेत्र पहली नजर में खाली लगा, लेकिन जैसे ही चारों ने उसके भीतर कदम रखा, उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यह खालीपन केवल सतही है, क्योंकि इस जगह की हवा तक स्थिर नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की हल्की तरंगें थीं जो बिना किसी स्पष्ट दिशा के चारों ओर फैल रही थीं, और हर तरंग उनके शरीर से टकराकर जैसे कोई अनकहा संकेत दे रही थी, जैसे ये जगह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। आरव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का नहीं बल्कि थोड़ा भारी हो गया है, जैसे किसी ने उसके आसपास अदृश्य भार जोड़ दिया हो। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ हर कदम पहले से ज्यादा ऊर्जा मांगेगा। सिया ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए उस तरंग को महसूस करने की कोशिश की और उसे यह एहसास हुआ कि ये तरंगे पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि उनमें एक गहरी लय छुपी हुई है, लेकिन वह लय इतनी धीमी है कि तुरंत पकड़ में नहीं आती। और यही इस जगह की पहली जटिलता थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ दिखाई देने से ज्यादा महसूस करने पर आधारित था। मेघा ने इस पूरे वातावरण को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर की प्रतिक्रिया को भी बदल रही है, क्योंकि जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके विचारों की गति भी बदलने लगती है, जैसे ये जगह उनके सोचने के तरीके को प्रभावित कर रही हो। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को बहुत सटीक और नियंत्रित रखा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ जल्दबाजी करना सीधा नुकसान देगा। अचानक उनके सामने की जमीन पर हल्की हल्की रेखाएं उभरने लगीं, जो धीरे धीरे चमकने लगीं और कुछ ही सेकंड में वे रेखाएं एक जाल का रूप लेने लगीं, जैसे पूरा क्षेत्र एक ग्रिड में बदल गया हो। और यही इस स्तर की पहली सक्रिय संरचना थी, क्योंकि अब वे केवल खुले क्षेत्र में नहीं बल्कि एक नियंत्रित ढांचे के भीतर थे।
सिया ने उस ग्रिड को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि हर रेखा के बीच की दूरी समान नहीं है और कुछ हिस्सों में रेखाएं ज्यादा करीब हैं, जबकि कुछ में दूर, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर क्षेत्र का प्रभाव अलग होगा। जबकि आरव ने उस जाल के पैटर्न को समझने की कोशिश की और उसे लगा कि यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक गतिशील संरचना है जो बदल सकती है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह ग्रिड स्थिर नहीं है, क्योंकि जैसे ही वे उसमें चलते हैं उसकी रेखाएं अपनी जगह बदल रही हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें केवल रास्ता नहीं बल्कि उसके बदलते हुए स्वरूप को भी समझना होगा। जबकि आदित्य ने बिना देर किए उस ग्रिड पर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा उसके नीचे की रेखाएं हल्की सी चमकी और फिर अचानक उस हिस्से की ऊर्जा बढ़ गई, जिससे उसका संतुलन हल्का सा डगमगाया, और यही उसे यह समझने के लिए काफी था कि हर कदम इस ग्रिड को सक्रिय कर रहा है। चारों ने बहुत सावधानी से उस ग्रिड पर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ नई रेखाएं सक्रिय हो जाती और पुरानी गायब हो जाती, जैसे ये जगह लगातार खुद को बदल रही हो। और यही इस स्तर की दूसरी जटिलता थी, क्योंकि अब कोई स्थिर रास्ता नहीं था। सिया ने इस बार अपनी चाल को उस हिस्से पर केंद्रित किया जहां रेखाएं सबसे कम सक्रिय थीं, ताकि वह संतुलन बनाए रख सके, जबकि आरव ने उस बदलते हुए पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि कुछ सेकंड के अंतराल पर यह ग्रिड अपने स्वरूप को दोहराता है, लेकिन पूरी तरह नहीं बल्कि हल्के बदलाव के साथ। मेघा ने इस विचार को जोड़ते हुए कहा कि ये दोहराव नहीं बल्कि एक संकेत है, क्योंकि अगर वे उस बदलाव को पहचान ले तो वे अगले परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। जबकि आदित्य ने उसी पैटर्न के अनुसार अपनी चाल को तेज और सटीक बनाया। धीरे धीरे चारों उस ग्रिड के बीच आगे बढ़ते गए, लेकिन अचानक एक हिस्सा पूरी तरह सक्रिय हो गया और वहां की रेखाएं इतनी तेज चमकने लगी कि उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, और उसी क्षण उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की सतह गायब हो गई है और वे नीचे गिरने लगे। ये गिरावट पिछली बार की तरह धीमी नहीं थी बल्कि अचानक और तीव्र थी, जैसे किसी ने उन्हें सीधे खींच लिया हो, और कुछ ही सेकंड में वे एक नए स्थान पर आकर रुके जहां जमीन फिर से ठोस थी, लेकिन इस बार उसके ऊपर कोई ग्रिड नहीं था बल्कि पूरी सतह पर हल्की हल्की तरंगें थीं, जैसे वह किसी तरल पदार्थ की तरह हिल रही हो, लेकिन फिर भी ठोस थी। सिया ने उस सतह को ध्यान से महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि यह स्थिर नहीं है बल्कि हर कदम के साथ उसमें लहरें उठती हैं जो उनके संतुलन को प्रभावित करती हैं। जबकि आरव ने यह समझने की कोशिश की कि क्या ये लहरें किसी दिशा में जा रही हैं या पूरी तरह रैंडम है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह लहरें केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि दिशा का संकेत भी हो सकती हैं, क्योंकि जहां ये ज्यादा तीव्र हैं वहां शायद खतरा ज्यादा है। जबकि आदित्य ने इस बार उन लहरों के बीच सबसे स्थिर हिस्से को पकड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों उस लहराती सतह पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए लहरों की तीव्रता बढ़ने लगी और अब वे केवल संतुलन नहीं बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करने में लगे थे। और यही इस स्तर की सबसे कठिन स्थिति थी, क्योंकि अब हर कदम एक चुनौती बन चुका था। अचानक उनके सामने एक ऊंचा उठता हुआ ढांचा उभरा जो पहले से अलग था, क्योंकि वह स्थिर नहीं बल्कि धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह खुद ही ऊंचाई बना रहा हो। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें उस चलती हुई ऊंचाई पर चढ़ना था और चारों उस नए ढांचे के सामने खड़े थे जहां अब तक की हर सीख उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था वह उनकी सहनशक्ति, संतुलन और निर्णय की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। ऊपर की ओर खुद ब खुद बढ़ता हुआ वह ढांचा किसी इमारत जैसा नहीं था, क्योंकि उसमें कोई तय आकार नहीं था, बल्कि वह लगातार अपनी सतह को बदलते हुए ऊंचाई हासिल कर रहा था, जैसे हर क्षण नया हिस्सा बन रहा हो और पुराना हिस्सा गायब हो रहा हो। और यही उसे किसी साधारण चढ़ाई से अलग बना रहा था, क्योंकि यहाँ उन्हें केवल ऊपर नहीं जाना था बल्कि उस बदलती हुई संरचना के साथ तालमेल भी बनाना था। आरव ने सबसे पहले उस सतह पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना वजन उस पर डाला उसे महसूस हुआ कि वह हिस्सा हल्का सा नीचे धंस गया और फिर तुरंत ऊपर उठ गया, जैसे उसने उसकी उपस्थिति को स्वीकार तो किया लेकिन उसे स्थिर रहने नहीं दिया। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ टिकना ही सबसे कठिन काम होगा। सिया ने उस ढांचे को ध्यान से देखते हुए यह महसूस किया कि उसकी गति समान नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्से तेजी से ऊपर बढ़ते हैं और कुछ धीमे, और इसका मतलब है कि अगर वे गलत हिस्से पर चढ़ेंगे
तो वे पीछे रह सकते हैं, जबकि मेघा ने तुरंत इस पूरे पैटर्न को जोड़ते हुए समझ लिया कि यह ढांचा केवल ऊंचाई नहीं बढ़ा रहा बल्कि उन्हें अपनी गति के अनुसार एडजस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। आदित्य ने बिना ज्यादा देर किए एक उभरते हुए हिस्से पर कदम रखा और खुद को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तेजी दिखाई वह हिस्सा अचानक सिकुड़ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया और वह थोड़ा नीचे फिसल गया, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ जल्दबाजी करना सीधे नुकसान देगा। चारों ने अपनी चाल को बदलते हुए उस ढांचे के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की और अब वे हर उभरते हुए हिस्से को पहले महसूस करते, फिर उस पर कदम रखते ताकि वे उसके बदलते हुए व्यवहार को समझ सकें, और धीरे धीरे वे उस ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये चढ़ाई सीधी नहीं थी, क्योंकि हर कुछ सेकंड में ढांचा अपनी दिशा बदल देता था और अब उन्हें केवल ऊपर नहीं बल्कि तिरछे और कभी कभी नीचे की ओर भी बढ़ना पड़ रहा था। सिया ने अपने संतुलन को बनाए रखते हुए उस बदलती हुई दिशा के साथ खुद को ढालने की कोशिश की, जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि क्या इस बदलाव में कोई पैटर्न है, और उसे महसूस हुआ कि यह पूरी तरह रैंडम नहीं है बल्कि इसमें एक छिपी हुई लय है जो धीरे धीरे दोहराई जाती है, लेकिन हर बार थोड़ा अलग तरीके से। मेघा ने इस विचार को जोड़ते हुए कहा कि यह ढांचा केवल उन्हें ऊपर नहीं ले जा रहा बल्कि उनके निर्णय को परख रहा है, क्योंकि हर मोड़ पर उन्हें ये तय करना पड़ रहा है कि कौन सा हिस्सा सुरक्षित है और कौन सा नहीं। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को उसले के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की ताकि वह ढांचे के बदलाव के साथ तालमेल बना सके। अचानक उस ढांचे का एक बड़ा हिस्सा तेजी से ऊपर उठा और उसके साथ ही बाकी हिस्से नीचे गिरने लगे, जैसे पूरा ढांचा एक झटके में अपनी संरचना बदल रहा हो, और चारों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे गिर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखते हुए खुद को संभाल लिया। और यही इस स्तर की पहली बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि यह ढांचा किसी भी समय पूरी तरह बदल सकता है। धीरे धीरे वे उस ढांचे के बीच ऊपर की ओर बढ़ते गए और अब वे उस ऊंचाई के करीब पहुंचने लगे थे जहां से पूरा क्षेत्र दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही वे उस स्तर के करीब पहुंचे, ढांचे की गति और तेज हो गई और अब वह पहले से ज्यादा तेजी से बदलने लगा, जैसे वह उन्हें अंतिम हिस्से तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने अपनी चाल को और सटीक किया ताकि वह उस तेजी के बीच संतुलन बनाए रख सके, जबकि आरव ने उस बदलाव के बीच सही समय पकड़ने की कोशिश की ताकि वह सही हिस्से पर कदम रख सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह अंतिम हिस्सा सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ ढांचा उन्हें अपनी गति से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जबकि आदित्य ने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए तेज लेकिन नियंत्रित गति से आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक उनके सामने एक संकरा हिस्सा आया जहां ढांचा बहुत पतला हो गया था और अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, और यह रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें एक एक करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब संतुलन के साथ साथ धैर्य भी जरूरी था। सिया ने धीरे धीरे उस हिस्से को पार किया, जबकि आरव ने अपने कदमों को बहुत सटीक रखा ताकि वह गिरने से बच सके, और मेघा ने अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित रखते हुए उस संकरे हिस्से को पार किया, जबकि आदित्य ने अपनी गति को नियंत्रित करते हुए पीछे से संतुलन बनाए रखा। जैसे ही चारों उस हिस्से को पार कर गए, उनके सामने एक समतल सतह उभरी और उन्होंने उस पर कदम रखा, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरा ढांचा अचानक स्थिर हो गया, जैसे उसने अपनी अंतिम सीमा को छू लिया हो, और चारों उस ऊंचाई पर खड़े थे जहां से पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा था। उनके सामने एक नया दृश्य उभरा, जहां दूर एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और यह साफ था कि वह केवल रोशनी नहीं बल्कि एक नया स्तर है। और चारों उस दिशा में देखने लगे जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी, और अब जो सामने था वह केवल एक और चुनौती नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था जहां हर अगला कदम उन्हें उस अंतिम समझ के और करीब ले जाने वाला था जिसे वे अब तक केवल महसूस कर रहे थे लेकिन पूरी तरह पकड़ नहीं पाए थे। ऊंचाई पर स्थिर हुई उस समतल सतह से दूर चमकता हुआ बिंदु अब केवल एक रोशनी नहीं रह गया था, क्योंकि जैसे जैसे चारों की नजरें उस पर टिकती गईं, वह धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे वह उन्हें अपने भीतर खींचने के लिए आकार ले रहा हो। और उसी क्षण हवा में एक हल्की सी गूंज उठी, जो न आवाज थी न कंपन, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो सीधे उनके भीतर महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने बिना शब्दों के उनसे कुछ कहा हो। और यही इस स्तर की शुरुआत थी
क्योंकि अब ये जगह केवल बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक प्रतिक्रिया पर आधारित हो गई थी। आरव ने उस चमक की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि दूरी वैसी ही बनी हुई है, जैसे वह चल नहीं रहा बल्कि वहीं खड़ा है। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ दूरी केवल भौतिक नहीं है, बल्कि कुछ और है जिसे उसे समझना होगा। सिया ने अपनी नजरें उस रोशनी से हटाकर अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश की, और उसे एहसास हुआ कि जमीन अब स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें हल्की हल्की परतें हैं, जैसे वह कई स्तरों में बंटी हुई हो और हर परत अलग प्रतिक्रिया दे रही हो। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल दूरी का भ्रम नहीं है, बल्कि यह जगह उनके आगे बढ़ने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब तक वे हर स्तर पर चलकर आगे बढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ शायद उन्हें कुछ अलग करना होगा। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी गति को बदलते हुए एक तेज कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन के नीचे की परत अचानक बदल गई और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ गति बढ़ाना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चारों ने एक साथ अपनी चाल को रोक दिया और उस चमक को ध्यान से देखने लगे, और कुछ ही सेकंड में उन्हें यह महसूस हुआ कि वह रोशनी स्थिर नहीं है, बल्कि हल्की हल्की धड़कनों के साथ फैल और सिकुड़ रही है, जैसे वह किसी लय में सांस ले रही हो। और यही इस स्तर की पहली स्पष्ट कुंजी थी, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए उन्हें उस लय को समझना होगा। सिया ने अपनी सांसों को उस लय के साथ मिलाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की जमीन थोड़ी स्थिर हो गई है, जैसे वह उस लय को स्वीकार कर रही हो। जबकि आरव ने उस धड़कन के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की, और उसे महसूस हुआ कि हर कुछ सेकंड में ये थोड़ा बदलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि उसी आधार पर घूमता रहता है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह लय केवल उस रोशनी की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की है, क्योंकि जैसे ही वे इसके साथ तालमेल बनाते हैं, उनका संतुलन बेहतर हो जाता है। और इसका मतलब है कि उन्हें अपनी गति को उस लय के अनुसार बदलना होगा। जबकि आदित्य ने उसी क्षण अपनी चाल को उस लय के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों ने उस लय को पकड़ लिया, और अब वे उस चमक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार उनकी गति सामान्य नहीं थी, क्योंकि वे कदम नहीं रख रहे थे, बल्कि हर धड़कन के साथ खुद को आगे बढ़ा रहे थे, जैसे वे उस लय के साथ बह रहे हों। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब उनकी गति पूरी तरह उस ऊर्जा पर निर्भर थी। अचानक उस रोशनी ने अपना आकार बदलना शुरू किया, और अब वह केवल एक बिंदु नहीं बल्कि एक विशाल गोलाकार संरचना बन गई, जिसके चारों तरफ कई परतें घूम रही थीं, और हर परत अलग गति से चल रही थी, जैसे यह एक जटिल प्रणाली हो। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें केवल उस तक पहुंचना नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवेश करना था। सिया ने उन घूमती हुई परतों को ध्यान से देखा, और उसे महसूस हुआ कि हर परत के बीच कुछ क्षण ऐसे हैं जब वे एक दूसरे के साथ अलाइन होती हैं, और यही शायद वह समय है जब वे उसके भीतर जा सकते हैं। जबकि आरव ने उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की, और उसे महसूस हुआ कि यह पूरी तरह नियमित नहीं है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ क्रम है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल समय का नहीं बल्कि निर्णय का खेल है, क्योंकि अगर वे सही क्षण को पहचानते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वे चूक गए तो वे उस प्रणाली के भीतर फंस सकते हैं। जबकि आदित्य ने उसी क्षण उस अलाइनमेंट को पकड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। चारों ने एक साथ उस घूमती हुई संरचना के बीच प्रवेश किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास की गति अचानक बढ़ गई है, जैसे वे किसी तेज घूमते हुए क्षेत्र के भीतर आ गए हों। और अब उन्हें केवल संतुलन ही नहीं बल्कि अपनी दिशा को भी नियंत्रित करना था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर उस गति के बीच खुद को स्थिर करने की कोशिश की, जबकि आरव ने उस घूमने के बीच एक स्थिर बिंदु खोजने की कोशिश की ताकि वह अपनी दिशा तय कर सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल घूमना नहीं बल्कि एक फिल्टर है, क्योंकि यह उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है, और अगर वे अपना संतुलन खोते हैं तो वे अलग हो सकते हैं। जबकि आदित्य ने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उस गति के बीच खुद को स्थिर रखा। धीरे धीरे चारों ने उस घूमती हुई संरचना के भीतर खुद को संभाल लिया, और अचानक वह गति एक झटके में रुक गई, और अगले ही पल वे एक नए स्थान पर खड़े थे, जहां चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी, कोई छत नहीं थी, केवल एक खुला विस्तार था।
लेकिन इस बार यह खाली नहीं था, क्योंकि वहां हवा में कई परतें तैर रही थीं, जो अलग अलग ऊंचाई पर स्थिर थीं, जैसे वे किसी अदृश्य संरचना का हिस्सा हो, और चारों उस नए क्षेत्र के बीच खड़े थे, जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था, वह केवल एक और चुनौती नहीं, बल्कि उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था जहां उन्हें अपने भीतर और बाहर दोनों को एक साथ संतुलित करना होगा, क्योंकि अब हर अगला कदम केवल आगे नहीं बल्कि भीतर की गहराई की ओर भी जाने वाला था। हवा में तैरती हुई उन परतों के बीच खड़े होते ही चारों को यह महसूस हुआ कि वे किसी साधारण जगह में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जहां हर चीज अपने आप में अधूरी होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी परत अकेली नहीं थी, बल्कि हर परत किसी अदृश्य बिंदु से जुड़कर एक जटिल संरचना बना रही थी। और यही इस स्तर की पहली उलझन थी, क्योंकि यहाँ कुछ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन हर चीज का एक असर था। आरव ने सबसे पहले उन परतों की दूरी को समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा, उसे लगा कि वे जितनी पास दिख रही हैं, उतनी है नहीं, और जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वह दूरी बदल गई है, जैसे ये जगह स्थिर माप को स्वीकार ही नहीं कर रही, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ केवल देखने से निर्णय लेना गलत होगा। सिया ने अपने हाथ को हल्का सा आगे बढ़ाकर एक तैरती हुई परत को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके करीब पहुंचा, वो परत हल्की सी खिसक गई, जैसे वह खुद को छूने नहीं देना चाहती, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ हर चीज प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन अपने तरीके से। मेघा ने इस पूरे वातावरण को जोड़ते हुए तुरंत समझ लिया कि यह परतें केवल तैर नहीं रही हैं, बल्कि वे किसी गहरे नियंत्रण के तहत हैं, क्योंकि उनका खिसकना पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि एक तय पैटर्न में हो रहा है। और इसका मतलब है कि अगर वे उस पैटर्न को समझ लें, तो वे इन परतों के बीच रास्ता बना सकते हैं। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचते हुए एक ऊंची परत की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हवा में उठा, उस परत ने अपनी जगह बदल ली और वह वापस नीचे आ गया, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ सीधे प्रयास करना काम नहीं करेगा। चारों ने एक साथ अपनी चाल को रोक दिया और उस पूरे ढांचे को ध्यान से देखने लगे, और कुछ ही सेकंड में उन्हें यह महसूस हुआ कि ये परतें केवल ऊपर नीचे नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में घूम रही हैं। लेकिन ये घूमना पूरी तरह अनियमित नहीं है, बल्कि हर परत एक खास समय पर एक खास स्थिति में आती है, जैसे वह किसी चक्र का हिस्सा हो, और यही इस स्तर की पहली कुंजी थी। सिया ने उस चक्र को पकड़ने की कोशिश की और उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी नज़र को एक ही परत पर टिकाकर उसकी गति को फॉलो करती है, तो वह उसके पैटर्न को समझ सकती है। जबकि आरव ने उस पैटर्न को जोड़कर यह समझने की कोशिश की कि कौन सी परत कब स्थिर होती है, ताकि वे उसी समय उसका इस्तेमाल कर सकें। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल एक परत का नहीं बल्कि पूरी प्रणाली का खेल है, क्योंकि अगर वे केवल एक परत पर ध्यान देंगे तो वे बाकी की गति को नहीं समझ पाएंगे, और इसका मतलब है कि उन्हें पूरे ढांचे को एक साथ समझना होगा। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को रोककर पहले पूरा पैटर्न समझने का फैसला किया। धीरे धीरे चारों ने उस जटिल चक्र को पकड़ना शुरू किया, और अब उन्हें ये साफ दिखने लगा कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब कई परतें एक सीध में आ जाती हैं, और यही वह समय है जब वे उन पर चढ़ सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये समझा, उन्होंने उस सही क्षण का इंतजार करना शुरू किया। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब 3 परतें एक सीध में आईं, और आदित्य ने बिना देर किए उस पर छलांग लगाई, और इस बार वह सफल रहा, क्योंकि वह सीधे उस परत पर उतर गया, और जैसे ही उसने संतुलन बनाया, बाकी तीनों ने भी उसी क्षण का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। अब वे एक एक करके उन परतों के बीच ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन ये चढ़ाई स्थिर नहीं थी, क्योंकि हर परत पर पहुंचते ही वह अपनी दिशा बदलने लगती थी, और उन्हें तुरंत अपने संतुलन को एडजस्ट करना पड़ता था। और यही इस स्तर की दूसरी जटिलता थी, क्योंकि अब उन्हें केवल सही समय पर कूदना ही नहीं बल्कि हर नई स्थिति में खुद को ढालना भी था। सिया ने अपने शरीर को हल्का रखते हुए हर परत के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की, जबकि आरव ने हर छलांग से पहले उस परत की गति को समझने की कोशिश की, और मेघा ने पूरे ढांचे को जोड़कर अगले मूव का अनुमान लगाने की कोशिश की, जबकि आदित्य ने अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हुए तेजी और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाया। धीरे धीरे चारों उस तैरती हुई संरचना के बीच ऊपर बढ़ते गए,
और अब वे उस ऊंचाई के करीब पहुंचने लगे थे जहां एक अलग तरह की रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वे उस स्तर के पास पहुंचे, परतों की गति अचानक तेज हो गई और अब वे पहले से ज्यादा तेजी से अपनी जगह बदलने लगी, जैसे ये ढांचा उन्हें अंतिम स्तर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने अपनी चाल को और सटीक किया ताकि वह उस तेजी के बीच संतुलन बनाए रख सके, जबकि आरव ने उस तेजी के बीच एक स्थिर बिंदु खोजने की कोशिश की ताकि वह सही समय पकड़ सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह अंतिम हिस्सा सबसे कठिन है क्योंकि यहाँ पैटर्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा और उन्हें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होगा, जबकि आदित्य ने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए तेज लेकिन नियंत्रित गति से आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ और एक परत पूरी तरह गायब हो गई, जिससे उनके नीचे की दूरी बढ़ गई और अगर वे चूकते तो वे नीचे गिर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखते हुए खुद को संभाल लिया और यही इस स्तर की सबसे खतरनाक स्थिति थी। जैसे ही वे अंतिम परत पर पहुंचे, उनके सामने एक नई सतह उभरी जो पूरी तरह स्थिर थी और उन्होंने उस पर कदम रखा और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके आसपास की सारी परतें अचानक रुक गईं, जैसे ये ढांचा अपनी सीमा तक पहुंच चुका हो और चारों उस नई सतह पर खड़े थे जहां उनके सामने एक विशाल चमकता हुआ द्वार उभरा जो पहले से अलग था क्योंकि उसमें कोई स्पष्ट आकार नहीं था, बल्कि वह लगातार बदल रहा था, जैसे वह किसी एक रूप में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। और चारों उस द्वार के सामने खड़े थे जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी, और अब जो सामने था वह उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था जहां उन्हें केवल आगे नहीं बल्कि खुद के सबसे गहरे स्तर का सामना करना होगा। वह बदलता हुआ द्वार किसी दरवाजे की तरह नहीं बल्कि एक जीवित सीमा की तरह सामने खड़ा था, जिसकी सतह हर पल अपना आकार बदल रही थी। कभी वह चिकनी और शांत दिखती तो अगले ही क्षण उसमें लहरें उठने लगती, जैसे वह स्थिर होने से इनकार कर रहा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी चमक एक समान नहीं थी, बल्कि उसमें कई परतें थीं जो अलग अलग रंगों में हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जैसे हर परत किसी अलग स्तर का प्रतिनिधित्व कर रही हो। और यही इस जगह की पहली गहरी जटिलता थी, क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी संरचनाएं देखी थीं, वे किसी न किसी रूप में समझ आने वाली थीं, लेकिन ये द्वार किसी भी निश्चित रूप में टिक नहीं रहा था। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस द्वार के करीब जाकर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें उस पर टिक नहीं पा रहीं, जैसे वह हर क्षण बदलकर उसकी दृष्टि को भ्रमित कर रहा हो। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि इसे केवल देखने से समझना संभव नहीं होगा। सिया ने अपने हाथ को धीरे धीरे उस सतह के करीब ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कुछ इंच दूर पहुंचा, उसे एक हल्का सा प्रतिरोध महसूस हुआ, जैसे वहां कोई अदृश्य परत हो जो उसे छूने से रोक रही हो। और उसी क्षण उसकी उंगलियों के पास हल्की सी चुभन हुई, जैसे उस द्वार ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए तुरंत कहा कि यह केवल एक दरवाजा नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया करने वाली सीमा है, क्योंकि यह उनकी हर कोशिश के अनुसार खुद को बदल रहा है। और इसका मतलब है कि अगर वे इसे पार करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी प्रतिक्रिया को समझना होगा, न कि केवल इसे पार करने की कोशिश करनी होगी। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी सहज प्रवृत्ति को नियंत्रित रखते हुए तुरंत आगे बढ़ने की बजाय उस द्वार के व्यवहार को समझने का फैसला किया। कुछ ही क्षणों में उन्हें यह महसूस हुआ कि द्वार की सतह केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर की स्थिति के अनुसार भी बदल रही है, क्योंकि जैसे ही वे अपनी सोच को बदलते, उसकी चमक और उसकी गति भी बदल जाती। और यही इस स्तर की पहली वास्तविक कुंजी थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया था कि ये द्वार केवल भौतिक बाधा नहीं बल्कि मानसिक प्रतिक्रिया का भी केंद्र है। सिया ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए अपने ध्यान को पूरी तरह स्थिर करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि द्वार की एक परत थोड़ी धीमी हो गई है, जैसे वह उसकी स्थिरता के अनुसार खुद को ढाल रही हो। जबकि आरव ने उस बदलाव को ध्यान से देखा और उसे यह समझ में आया कि ये द्वार हर व्यक्ति के अनुसार अलग प्रतिक्रिया दे रहा है, और इसका मतलब है कि उन्हें एक साथ नहीं बल्कि अपने अपने तरीके से इसे पार करना होगा। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि ये द्वार उन्हें अलग अलग तरीके से परख रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग है, और इसका मतलब है कि उन्हें अपनी अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ना होगा। जबकि आदित्य ने उसी क्षण बिना जल्दबाजी के एक कदम आगे बढ़ाया और उस अदृश्य परत को पार करने की कोशिश की।
जैसे ही उसने ऐसा किया, उस परत ने हल्की सी तरंग बनाई और फिर उसे अपने भीतर जाने दिया, लेकिन उसी क्षण उसकी गति बदल गई, जैसे वह किसी और स्तर में प्रवेश कर गया हो, और यही इस स्तर की अगली परत थी, क्योंकि अब वे केवल बाहर नहीं बल्कि उस द्वार के भीतर थे। सिया ने भी उसी तरह अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने उस परत को पार किया, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण बदल गया है, क्योंकि अब वह एक ऐसे स्थान में थी जहां सब कुछ धीमा लग रहा था, जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। जबकि आरव ने अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए उस परत को पार किया और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हर चीज हल्की हल्की धुंधली है, जैसे वह किसी अधूरी जगह में हो। मेघा ने भी उस द्वार को पार करते हुए महसूस किया कि वह एक ऐसी जगह में है जहां हर चीज एक साथ कई रूपों में दिखाई दे रही है, जैसे वह एक ही समय में कई संभावनाओं को देख रही हो। जबकि आदित्य ने उस परत को पार करते हुए खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जहां हर दिशा से दबाव आ रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य बल के बीच खड़ा हो। चारों अब अलग अलग अनुभवों में थे, लेकिन वे एक ही स्थान का हिस्सा थे, और यही इस स्तर की सबसे बड़ी जटिलता थी, क्योंकि अब वे एक साथ होते हुए भी अलग अलग स्थितियों में थे और उन्हें अपने अपने अनुभवों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना था। सिया ने उस धीमे होते हुए समय के बीच अपनी गति को बनाए रखने की कोशिश की ताकि वह पूरी तरह स्थिर न हो जाए, जबकि आरव ने उस धुंधले वातावरण में एक स्थिर बिंदु खोजने की कोशिश की ताकि वह अपनी दिशा तय कर सके। मेघा ने उन कई संभावनाओं के बीच सही रास्ता चुनने की कोशिश की, जबकि आदित्य ने उस दबाव के बीच खुद को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे चारों ने अपने अपने अनुभवों को समझना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर संतुलन पाया, उनके आसपास की स्थितियां बदलने लगीं और वे फिर से एक ही स्थान पर आ गए जहां वह द्वार अब पीछे था और उनके सामने एक नया क्षेत्र उभर चुका था। यह नया क्षेत्र पहले से पूरी तरह अलग था, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट संरचना नहीं थी, बल्कि चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में बहती हुई ऊर्जा की धाराएं थीं, जो आपस में टकरा रही थीं और फिर अलग हो रही थीं, जैसे ये जगह लगातार बदल रही हो, और चारों उस नई स्थिति के बीच खड़े थे जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी, और अब जो सामने था वो केवल एक और स्तर नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था जहां उन्हें अपनी समझ को एक नई गहराई तक ले जाना होगा, क्योंकि अब हर अगला कदम केवल बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक नियंत्रण पर आधारित होने वाला था। ऊर्जा की उन टकराती और बिखरती धाराओं के बीच खड़े होते ही चारों को ये साफ महसूस हुआ कि यह जगह स्थिरता को स्वीकार ही नहीं करती, क्योंकि हर दिशा में बहाव है, हर क्षण बदलाव है, और हर कदम के साथ वातावरण खुद को नए रूप में ढाल रहा है, जैसे यहाँ ठहरना ही सबसे बड़ा खतरा हो। और यही इस स्तर की पहली सच्चाई थी, क्योंकि अब तक वे जिन जगहों से गुजरे थे वहां संतुलन बनाना चुनौती था, लेकिन यहाँ संतुलन बनाए रखना ही एक लगातार बदलती प्रक्रिया बन चुका था। आरव ने अपने सामने बहती हुई एक ऊर्जा धारा को ध्यान से देखा, और उसे महसूस हुआ कि वह केवल आगे नहीं बढ़ रही बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हल्का सा मोड़ देती है, जैसे वह केवल गति नहीं बल्कि दिशा भी तय कर रही हो। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि अगर वे इन धाराओं के खिलाफ जाएंगे तो वे खुद ही असंतुलित हो सकते हैं। सिया ने अपनी सांसों को धीमा करते हुए उस बहाव को महसूस करने की कोशिश की, और उसे एहसास हुआ कि ये धाराएं पूरी तरह रैंडम नहीं हैं, बल्कि उनमें एक छुपा हुआ क्रम है, जैसे वे किसी अदृश्य केंद्र के चारों तरफ घूम रही हो। और यही इस स्तर की पहली कुंजी थी, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि यहाँ केवल बहाव नहीं बल्कि एक केंद्र भी है जिसे समझना होगा। मेघा ने इस पूरे ढांचे को जोड़ते हुए कहा कि यह धाराएं केवल बह नहीं रही बल्कि एक प्रणाली का हिस्सा है, क्योंकि वे एक दूसरे से टकराकर नई दिशा बना रही हैं, और इसका मतलब है कि अगर वे उस टकराव को समझ लें तो वे उस दिशा को पकड़ सकते हैं जो उन्हें आगे ले जाएगी। जबकि आदित्य ने इस बार बिना सीधे विरोध किए एक धारा के साथ चलने की कोशिश की ताकि वह उसकी गति को समझ सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर उस बहाव के साथ हल्का हो गया है, जैसे वह खुद उस ऊर्जा का हिस्सा बन गया हो, और यही उसे यह समझने के लिए काफी था कि यहाँ आगे बढ़ने का तरीका केवल चलना नहीं बल्कि बहना है। चारों ने धीरे धीरे अपनी चाल को बदलते हुए उन धाराओं के साथ खुद को ढालना शुरू किया, और अब वे उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ चल रहे थे,
लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कुछ सेकंड में धाराएं अपनी दिशा बदल देती और उन्हें तुरंत अपनी स्थिति एडजस्ट करनी पड़ती। और यही इस स्तर की दूसरी जटिलता थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक दिशा नहीं बल्कि कई बदलती दिशाओं के साथ तालमेल बनाना था। सिया ने उस बहाव के बीच अपने शरीर को हल्का रखते हुए संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, जबकि आरव ने उस बदलते हुए क्रम को पकड़ने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि हर टकराव के बाद एक नया पैटर्न बनता है, और यही वह क्षण है जब दिशा थोड़ी स्थिर होती है। मेघा ने इस विचार को जोड़ते हुए कहा कि यही वह समय है जब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस छोटे से स्थिर क्षण में वे अपनी दिशा तय कर सकते हैं। जबकि आदित्य ने उसी क्षण उस स्थिरता को पकड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों ने उन टकरावों के बीच सही क्षण को पहचानना शुरू किया, और अब वे उन धाराओं के बीच से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, धाराओं की तीव्रता बढ़ने लगी, और अब वे पहले से ज्यादा तेज और भारी हो गईं, जैसे ये जगह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक तेज टकराव हुआ, और एक धारा ने अपनी दिशा बदलते हुए सीधे उनकी ओर प्रहार किया, और चारों को एक झटके में पीछे धकेल दिया। और यही इस स्तर की सबसे खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि ये धाराएं केवल मार्ग नहीं बल्कि हमला भी कर सकती हैं। सिया ने तुरंत अपनी स्थिति को संभालते हुए उस झटके के बाद खुद को स्थिर किया, जबकि आरव ने उस प्रहार की दिशा को समझने की कोशिश की ताकि वह अगली बार उससे बच सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल हमला नहीं बल्कि एक संकेत है, क्योंकि यह उन्हें बता रहा है कि वे उस दिशा में नहीं जा सकते। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को पूरी तरह बदलते हुए एक अलग दिशा में बहने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों ने उस तीव्र बहाव के बीच अपने रास्ते को बदलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, और अब वे उन धाराओं के बीच एक नई दिशा में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उस दिशा में पहुंचे, उनके सामने एक नया दृश्य उभरा, जहां सभी धाराएं एक बिंदु पर जाकर मिल रही थीं, और वहां एक घूमता हुआ केंद्र बन रहा था, जो पहले से अलग था, क्योंकि उसमें केवल ऊर्जा नहीं बल्कि एक गहरी खींच थी, जैसे वह सब कुछ अपनी ओर खींचना चाहता हो। सिया ने उस केंद्र को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक बिंदु नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार हो सकता है, क्योंकि सारी धाराएं वहीं जाकर खत्म हो रही थीं। जबकि आरव ने यह समझने की कोशिश की कि क्या उस खींच में जाना सुरक्षित होगा या नहीं। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह शायद अगला स्तर है, लेकिन इसमें प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने के लिए उन्हें उस खींच को स्वीकार करना होगा। जबकि आदित्य ने बिना देर किए उस केंद्र की ओर खुद को छोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह तुरंत उस खींच में समा गया और उसकी गति बढ़ गई, और बाकी तीनों ने भी उसी क्षण उसका पीछा करते हुए खुद को उस केंद्र की ओर छोड़ दिया, और कुछ ही सेकंड में चारों उस घूमते हुए बिंदु के भीतर समा गए। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक बिल्कुल अलग स्थान पर खड़े थे, जहां अब कोई बहाव नहीं था, कोई टकराव नहीं था, बल्कि चारों तरफ एक गहरी स्थिरता थी। लेकिन इस स्थिरता में एक भारीपन था, जैसे ये जगह किसी बड़े निर्णय से पहले की स्थिति हो, और चारों उस नए क्षेत्र के बीच खड़े थे, जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था, वो उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था, जहां उन्हें केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णय लेना होगा, क्योंकि अब हर अगला कदम उनके लिए एक स्थायी परिणाम लेकर आने वाला था। स्थिरता जितनी गहरी थी, उतनी ही असहज भी, क्योंकि चारों को साफ महसूस हो रहा था कि यह शांति केवल खालीपन नहीं बल्कि किसी दबाव का रूप है, जैसे हवा तक में एक अदृश्य भार घुला हुआ हो, और हर सांस के साथ वह भार उनके भीतर उतरता जा रहा हो। और यही इस जगह की पहली सच्चाई थी, क्योंकि अब तक वे जिन स्तरों से गुजरे थे, वहां बदलाव दिखाई देता था, लेकिन यहाँ बदलाव नहीं था, और यही इसे सबसे अलग और खतरनाक बना रहा था। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल धीमी हो गई है, जैसे जमीन उसे रोक रही हो, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ गति नहीं बल्कि निर्णय ही असली परीक्षा है। सिया ने चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार उसे कोई संरचना, कोई दिशा या कोई संकेत नहीं दिखा, केवल एक फैला हुआ खालीपन जो धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था। और यही उसे यह एहसास दिलाता है कि यह जगह उन्हें किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि उनके अपने भीतर से परखने वाली है। मेघा ने इस पूरे वातावरण को जोड़ते हुए कहा कि यह स्थिरता वास्तव में निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह उन्हें रोक रही है ताकि वे बिना सोचे आगे न बढ़ें,
क्योंकि अब तक वे हर स्तर पर प्रतिक्रिया देते आए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें खुद से तय करना होगा कि आगे क्या करना है। जबकि आदित्य ने इस बार बिना जल्दबाजी के अपने कदम को रोककर इस भारीपन को महसूस करने की कोशिश की ताकि वह उसकी प्रकृति को समझ सके। कुछ ही क्षणों में चारों को यह महसूस हुआ कि यह भार समान नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए उसका प्रभाव अलग था, जैसे ये जगह उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर रही हो। और यही इस स्तर की पहली जटिलता थी, क्योंकि अब उन्हें एक साथ नहीं बल्कि अपने अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना था। सिया को महसूस हुआ कि उसके कदम भारी हो रहे हैं, जैसे हर आगे बढ़ना उसे और थका रहा हो, जबकि आरव को ऐसा लगा कि उसकी सोच धीमी हो रही है, जैसे वह निर्णय लेने में देरी कर रहा हो। और मेघा को यह एहसास हुआ कि उसकी गणना और विश्लेषण स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जैसे हर निष्कर्ष अधूरा रह जा रहा हो। जबकि आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा दब रही है, जैसे वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। चारों ने एक साथ यह समझ लिया कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दबाव है, और यही इस स्तर की असली चुनौती है, क्योंकि अब उन्हें केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि इस दबाव को समझकर उससे पार निकलना होगा। अचानक उस खाली क्षेत्र के बीच एक हल्की सी रेखा उभरी, जो धीरे धीरे 4 हिस्सों में बंट गई और हर हिस्सा अलग दिशा में फैलने लगा, जैसे ये जगह उन्हें अलग अलग रास्तों पर भेजने की कोशिश कर रही हो। और यही इस स्तर की अगली परत थी, क्योंकि अब उन्हें एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग निर्णय लेने थे। सिया ने उस रेखा को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि उसका हिस्सा हल्का सा ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसे उसे ऊपर जाने का संकेत दे रहा हो, जबकि आरव के सामने की रेखा नीचे की ओर झुक रही थी, जैसे वह उसे गहराई में जाने के लिए कह रही हो। और मेघा के सामने की रेखा स्थिर थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की तरंगें थीं, जैसे वह उसे वहीं रुककर कुछ समझने के लिए मजबूर कर रही हो। जबकि आदित्य के सामने की रेखा आगे की ओर सीधी जा रही थी, लेकिन उसमें एक तेज खिंचाव था, जैसे वह उसे तुरंत आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल रास्ते नहीं बल्कि अलग अलग निर्णय हैं, क्योंकि हर दिशा एक अलग अनुभव लेकर आएगी, और इसका मतलब है कि उन्हें यह तय करना होगा कि वे किस रास्ते पर जाएंगे। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचते हुए अपने सामने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास का दबाव अचानक बढ़ गया और उसे महसूस हुआ कि वह जितना आगे बढ़ता है, उतना ही वह दबाव उसे रोकने की कोशिश करता है, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ सीधा आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। सिया ने अपनी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऊपर की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, लेकिन उसी के साथ उसका संतुलन भी बिगड़ रहा है, जैसे वह खुद को स्थिर नहीं रख पा रही। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये दिशा भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आरव ने अपनी दिशा में कदम बढ़ाया, और जैसे ही वह नीचे की ओर गया, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण और गहरा हो रहा है, जैसे वह किसी और स्तर में उतर रहा हो, और उसकी सोच और धीमी होती जा रही है। जबकि मेघा ने अपनी जगह पर खड़े रहकर उस स्थिर रेखा को समझने की कोशिश की, और उसे एहसास हुआ कि यह रेखा वास्तव में स्थिर नहीं बल्कि बहुत धीमी गति से बदल रही है, जैसे यह उसे धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करने के लिए कह रही हो। चारों अब अलग अलग अनुभवों में थे, और यही इस स्तर की सबसे कठिन स्थिति थी, क्योंकि अब उन्हें अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी एक साझा समझ बनाए रखनी थी। और धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस किया कि यह रास्ते उन्हें अलग करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने अपने भीतर की कमजोरी से सामना करवाने के लिए बनाए गए हैं। सिया ने अपने असंतुलन को स्वीकार करते हुए अपनी गति को नियंत्रित किया, ताकि वह हल्केपन के बीच स्थिर रह सके, जबकि आरव ने अपनी धीमी होती सोच को रोकने की बजाय उसे स्वीकार किया, ताकि वह उस गहराई में भी स्पष्टता पा सके। मेघा ने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए उस धीमी रेखा के बदलाव को समझना जारी रखा, जबकि आदित्य ने अपने दबाव के बीच अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे चारों ने अपने अपने रास्तों के भीतर संतुलन बनाना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके सामने की रेखाएं एक बार फिर बदलने लगीं, और अब वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर लौटने लगीं, जैसे ये जगह उन्हें फिर से एक बिंदु पर लाने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही पलों में चारों फिर से एक ही स्थान पर खड़े थे, लेकिन इस बार उनके आसपास का भारीपन पहले जैसा नहीं था, बल्कि हल्का हो गया था, जैसे उन्होंने उस दबाव को पार कर लिया हो। और उनके सामने एक नई संरचना उभरी, जो पहले से अलग थी,
क्योंकि वह स्थिर नहीं बल्कि धीरे धीरे आकार ले रही थी, और चारों उस नई संरचना के सामने खड़े थे, जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था वो उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था, जहां उन्हें केवल खुद को समझना ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि अब हर अगला कदम उनकी सबसे गहरी पहचान को सामने लाने वाला था। नई उभरती हुई वह संरचना किसी ठोस आकृति की तरह सामने नहीं आई, बल्कि जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने हवा को ही आकार देना शुरू कर दिया हो, क्योंकि पहले केवल हल्की हल्की रेखाएं दिखीं, फिर वे रेखाएं धीरे धीरे जुड़कर एक अधूरी सी बनावट में बदलने लगी, और कुछ ही क्षणों में वह एक ऐसे ढांचे का रूप लेने लगी जो पूरी तरह स्थिर नहीं था, बल्कि हर पल खुद को थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, जैसे वह किसी निश्चित रूप में बंधना नहीं चाहता। और यही इस स्तर की पहली असामान्यता थी, क्योंकि अब तक जो भी सामने आया था उसमें कोई न कोई स्पष्टता थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अधूरा होते हुए भी मौजूद था। आरव ने उस ढांचे को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर किसी एक हिस्से पर टिकाई, वह हिस्सा बदल गया, जैसे वह उसकी समझ से बचने की कोशिश कर रहा हो, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ देखने का तरीका ही बदलना होगा। सिया ने अपनी सांसों को धीमा करते हुए उस पूरे ढांचे को एक साथ महसूस करने की कोशिश की, बजाय उसे टुकड़ों में समझने के, और उसे एहसास हुआ कि यह ढांचा किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में एक साथ फैल रहा है, जैसे ये केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक स्थिति है जिसमें उन्हें प्रवेश करना होगा। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह ढांचा स्थिर नहीं है क्योंकि यह उनकी समझ के अनुसार खुद को बदल रहा है, और इसका मतलब है कि अगर वे इसे एक निश्चित रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो यह उनसे दूर होता जाएगा। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी सहज प्रवृत्ति को नियंत्रित रखते हुए उस ढांचे के करीब जाने की बजाय वहीं खड़े रहकर उसकी गति को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों को यह महसूस हुआ कि यह ढांचा केवल बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जैसे ही वे अपनी सोच को बदलते उसका आकार भी बदल जाता। और यही इस स्तर की पहली कुंजी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह संरचना उनकी आंतरिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। सिया ने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हुए उस ढांचे को स्वीकार करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे महसूस हुआ कि उसके सामने का हिस्सा थोड़ा स्थिर हो गया है, जैसे वह उसकी स्वीकृति के अनुसार खुद को ढाल रहा हो। जबकि आरव ने उस बदलाव को देखकर यह समझने की कोशिश की कि क्या वे सभी मिलकर इसे एक निश्चित रूप दे सकते हैं। मेघा ने इस विचार को जोड़ते हुए कहा कि यह ढांचा केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन से भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वे चारों एक ही स्थिति में आते हैं इसका आकार थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। जबकि आदित्य ने उसी क्षण अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों ने अपने भीतर एक समान लय बनाने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वह ढांचा अचानक अधिक स्पष्ट होने लगा, और अब वह एक विशाल बहुस्तरीय संरचना के रूप में सामने आया, जिसमें कई रास्ते, कई स्तर और कई छिपे हुए हिस्से थे, जैसे ये पूरी यात्रा का एक संक्षिप्त रूप हो। अचानक उस ढांचे के भीतर हलचल शुरू हो गई, और उसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से अलग होकर फिर जुड़ने लगे, जैसे वह खुद को पुनर्गठित कर रहा हो। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें केवल इसे देखना नहीं बल्कि इसके भीतर प्रवेश करना था। सिया ने उस ढांचे के एक स्थिर दिखने वाले हिस्से को चुना और उसकी ओर कदम बढ़ाया, जबकि आरव ने उसके पीछे चलते हुए उस हिस्से के बदलाव को समझने की कोशिश की, और मेघा ने पूरे ढांचे को ध्यान में रखते हुए ये तय करने की कोशिश की कि कौन सा रास्ता सबसे संतुलित है। जबकि आदित्य ने बिना जल्दबाजी के लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही चारों उस ढांचे के भीतर प्रवेश किए, उन्हें महसूस हुआ कि वे अब किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई परतों के बीच चल रहे हैं, जहां हर कदम के साथ उनका स्थान बदल रहा है, जैसे वे एक ही समय में कई स्तरों पर मौजूद हों। और यही इस स्तर की सबसे जटिल स्थिति थी, क्योंकि अब उन्हें केवल अपनी स्थिति ही नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता को भी समझना था। सिया ने अपने आसपास के बदलाव को महसूस करते हुए अपनी चाल को धीमा किया ताकि वह हर परत को समझ सके, जबकि आरव ने उस बहुस्तरीय अनुभव के बीच एक स्थिर बिंदु खोजने की कोशिश की ताकि वह अपनी दिशा बनाए रख सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल भ्रम नहीं बल्कि एक साथ कई संभावनाओं का अनुभव है, और इसका मतलब है कि उन्हें ये तय करना होगा कि वे किस परत को वास्तविक मानते हैं,
जबकि आदित्य ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखते हुए उस परत को चुना जहां उसे सबसे ज्यादा स्पष्टता महसूस हो रही थी। धीरे धीरे चारों ने उस बहुस्तरीय ढांचे के भीतर अपनी दिशा तय करनी शुरू की, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाकी परतें धीरे धीरे धुंधली होने लगी और केवल एक रास्ता स्पष्ट रह गया जो उन्हें आगे ले जा रहा था। जैसे ही वे उस रास्ते के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक विशाल खुला स्थान उभरा जो पहले से पूरी तरह अलग था, क्योंकि वहां कोई संरचना नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खाली नहीं था, क्योंकि वहां एक गहरी स्थिर ऊर्जा थी जो पहले के सभी स्तरों से अलग थी, और चारों उस नए क्षेत्र के बीच खड़े थे जहां अब तक की हर परीक्षा उन्हें यहां तक लाने के लिए थी। और अब जो सामने था वो उस पूरी यात्रा का वह हिस्सा बनने वाला था जहां उन्हें केवल रास्ता नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि अब आगे बढ़ने का मतलब केवल चलना नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह सामने लाना होगा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।